हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछली क्लास में हमने मोशन और उसके लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल किए थे। अब हम आज देखते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो इस पर हम एक डिटेल्ड लेक्चर आपको दे रहे हैं। ठीक। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास सिंपल एक बेसिक देखते हैं हम कि वर्क क्या होता है। अब बताओ वर्क होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें की पॉइंट देखेंगे वर्क किस टाइप की क्वांटिटी। सबसे पहले वर्क है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। इस चैप्टर में खास बात है कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास तीन क्वांटिटी यूज हो रही है, ये तीनों ही स्केलर है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब वर्क कहने का मतलब क्या है कि काम। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं कि कोई भी काम करेंगे। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम कोई एफ अप्लाइड फोर्स करते हैं। ठीक। तो ये क्या करेगा, यहां से खिसक के कहां पे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाया जाएगा हमारा, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके फोर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्क। ठीक हो गया। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, क्लियर, डायमेंशन क्या होगी इसकी, ml2t-2। ठीक। अब फॉर्मूला निकालना कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास क्या हुआ, अब हम इसे कंपोनेंट से देखते हैं। ठीक। डिस्प्लेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कहां पे, यहाँ पे आया। ये हमारा एफ इसका रिजल्टेंट, ये थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक। तो वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो, एस लिख लो, डी लिख लो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यानी कि हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा एफ एस। इतना समझ में आ गया। ये था हमारा सिंपल वर्क डन। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास वर्क डन कैसा रहता है। तो कांस्टेंट फोर्स में जो वर्क डन रहेगा वो होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस फॉर कांस्टेंट फोर्स। क्या रहेगा, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब हम इसे देखते हैं हम वेरिएबल फोर्स के लिए। अब वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या देखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर? अब हमारे पास क्या है कि एफ वेक्टर के लिए हमारे पास कोई वेक्टर दे दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये आ गया। डी एस वेक्टर के लिए हमारे पास क्या दे दिया, क्या दिया होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या निकलेगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, और इंटीग्रेशन से कर दोगे तो डब्ल्यू नेट वर्क डन निकल जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन। ठीक। दो टाइप के पढ़ लिए हमने, एक कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट के लिए, और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। अगला आता है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन का जो हमारे पास कोई ग्राफ दिया होता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई ग्राफ दिया है। ठीक। हमें इसमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नेट वर्क डन करना है। तो ये W1, ये W2, ये W3। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसमें टोटल वर्क डन निकाल देना है। करना क्या है, टोटल वर्क डन के लिए W टोटल इक्वल टू W1 प्लस माइनस W2 प्लस W3। तो हमने इस तरह से इसका टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर देना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट वर्क डन के अंदर कि वर्क डन होता क्या है, कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है, और वर्क डन टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर कैसे रहता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। क्लियर, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब इसके अंदर हम देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है कि पहला टर्म है हमारे पास, सबसे फर्स्ट टर्म है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरा है हमारे पास, इधर बीच में ऐसा कर लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है हमने,
सबसे पहला क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, अब पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो आप यहां से भी जा सकते हैं, यहां तक, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। तो यानी पाथ से कोई मतलब नहीं है, पाथ से क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है कि कैसे जाना है। मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं हवाई जहाज से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मेरे पास तीनों रूट है, तो मुझे पाथ का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक, पाथ का जब कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा फोर्सेज होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, इसमें देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरा स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, कोई पाथ डिपेंड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस फोर्सेस के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। वर्क डन क्या होगा इसमें, जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में, क्लोज्ड पाथ में क्या होगा बताइए आप, जीरो। कि ए जगह से बी जगह जाना है तो हमें वर्क डन क्या होगा, जीरो। ऐसे ही अब हम देखते हैं किसमें, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का जस्ट उल्टा हो जाता है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ये पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया, यानी कि ये पाथ पे डिपेंडेंट करेगा कि आप जा किस रास्ते से रहे। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, विस्कस फोर्स, और कौन सा होगा, और दूसरा एक एग्जांपल दीजिए। ठीक, या फिर विस्कस फोर्स होगा, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है, नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड नहीं रहती है। ठीक, नॉट कंजर्व्ड। ठीक, अगला पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिफाइंड नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि वर्क डन क्या होगा इसका, वर्क डन नॉन जीरो, नॉन जीरो। क्लियर। तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में डिफरेंस। दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक टॉपिक आता है छोटा सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जिसमें सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, पहली बात, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जिसमें सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा किसी भी में। क्लियर। इतना समझ में आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन होंगी एनर्जीज की वही फाइनल कंडीशन होंगी एनर्जीज की। इतना समझ में आया। तो ये था कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों से नोट डाउन करिए फिर मिटाते। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, क्लियर। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं सबसे पहले कि वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, कि कौन कौन से जो मेन फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया गया है, उनके उस थ्रू जो वर्क डन किया है उसमें क्या क्या वर्क डन के फॉर्मूले हैं, तो वो हम किसमें देखेंगे, अब इस वाले में। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहला पॉइंट ले लिया, वर्क डन बाय कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स में हम दो टाइप के फ्रिक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर दो टाइप के केस बनते हैं, एक तो बनता है ऑन बॉडी और ऑन सिस्टम। अब किसी सिस्टम को हमने बनाया या किसी ऑब्जेक्ट को हमने उसमें फॉर्म किया, तो उस फॉर्म में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, आइदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, कौन सा होगा। क्लियर। तो ऑन बॉडी पे जब भी हम वर्क डन करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और ऑन सिस्टम पे जब हम करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जो 15 वाला एग्जाम है उसके अंदर ये छोटे छोटे की पॉइंट्स आंसर क्वेश्चन आते हैं।
क्लियर। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन पे जो ऑन बॉडी पे वर्क डन होता है वो किस टाइप का होता है, आधा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, या ओनली पॉजिटिव, या ओनली नेगेटिव, या नॉट डिफाइंड, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर। ठीक, ऐसे सिस्टम के लिए भी पूछा जाता है। तो ऐसे हम इस छोटे छोटे केसेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको की पॉइंट्स के नोट्स दे रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या होगा, ऑन बॉडी बताइए। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ऑन बॉडी पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यहाँ भी तीनों होगा। लेकिन ऑन सिस्टम पे क्या होगा बताओ, ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वर्क डन, वर्क डन किसके थ्रू, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। क्लियर। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि अगला फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो दूसरा केस किसका बनता है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अब हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग का केस कैसा होता है, इस टाइप का होता है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं मास, ठीक है, उसे मान लो ये इस टाइप का हमने क्या करा, रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसमें मास हो गया। ठीक, इसमें एक्स इलोंगेशन होती है, कितना हम इलोंगेशन करते हैं, वरना स्प्रिंग कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं, के मानते हैं। ये किसी दीवार से हैंग है। ठीक, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, तो ये किसका है वर्क डन, हमारा स्प्रिंग फोर्स का। दो चीज का बदल लिया, एक फ्रिक्शन फोर्स का, दूसरा स्प्रिंग फोर्स का। क्लियर। तीसरा आ जाओ, हम आपके लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड पॉइंट किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें भी वर्क डन क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट या तो नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा, मान लो। अब ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप से है, अब ये ऊपर को जा रहा है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा इसमें, माइनस mgh। अब ऑब्जेक्ट है वो नीचे को आ रहा है, तो वर्क डन कैसा काम करेगा, प्लस mgh। क्लियर है। तो हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस थे, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस फोर्सेस हैं सारे हमारे पास, जिनके थ्रू हम वर्क डन निकालेंगे। इतना क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आपने, अब देखिए हम इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। वर्क डन आपके स्प्रिंग फोर्स वाले में क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों फॉर्म में होता है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना आप। स्प्रिंग फोर्स वाले में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम देखते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि हमारे पास, ठीक, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो कहलाया जाएगा। जीरो हो गया। अब हम इसमें देखते हैं तीन टाइप के। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, स्टेबल। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे, अनस्टेबल। तीसरा हम कौन सा देखेंगे, न्यूट्रल। ठीक, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें से की पॉइंट्स हमने पढ़ना है, बाकी हमारे पास पॉइंट ऑफ कोई भी ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें बहुत डीप में जाना है। क्लियर। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे पास क्या है, कुछ इस टाइप का एक बाउल है कि हम उसे इधर को गिराएंगे, फिर थोड़ा हल्का सा, फिर वापस वैसे ही आ जाएगा, इधर को गिराएंगे तो फिर वापस वैसे ही आ जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन पे बैक टू गेन आ जाएगा। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे में क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। फोर्स कैसा होगा, ठीक, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डी टू स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। ठीक, अनस्टेबल वाले में क्या है कि हमारा बाउल कुछ उस टाइप से रखा हुआ है जो वो अनस्टेबल है। ठीक, वो स्टेबल ही नहीं है एक जगह पे, वो ये साइड रखा है उधर साइड से जा रहा है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, और डी यू स्क्वायर डी टू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये फंक्शन दे देंगे आपको डी यू बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके।
तो आपको क्या दिखाएंगे कि जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये डायरेक्टली आपको टिक करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है हमारे पास कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्लियर, नॉट एक्सपीरियंस बाय एनी फोर्स। ठीक है, नॉट एक्सपीरियंस बाय एनी फोर्स। ठीक, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर, अगला पॉइंट क्या है, F इजिकल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगला क्या है, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, तो ये हमारे पास क्या थे, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे जिसके अंदर हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। क्लियर, अब इसके आएगा कंडीशन केस आता है हमारे पास, कौन सा वाला केस आता है कि एक टेबल है, उस पे हमारे पास क्या है, एक चेन लटकी है, इस टाइप की एक चेन कनेक्टेड है आपस में, और वो आधी नीचे लटकी है और आधी ऊपर को है। ठीक, और ये इसकी L बाई एन लेंथ नीचे लटकी है, उसे वापस हमने चेन पे खींचना है, मतलब जैसे कैसे चेन लटकी है, चेन को हम खींच रहे हैं पूरी टेबल पे रख दे रहे हैं। क्लियर, अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसमें देखना वर्क डन, तो इसमें वर्क डन होता है एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर। ठीक है, एम जी एल अपॉन टू एन स्क्वायर, तो एल क्या हो गया हमारे पास, टोटल लेंथ, एम मास, जी ग्रेविटी, एन नंबर। क्लियर, ये वाला हो गया, तो समझ में आया। तो ये हमारे पास चार केसेस थे कि अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल और एक चेन वाला केस है, इनसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस हम क्वेश्चन वाली वीडियो में बताएंगे आपको, पहले आप इतना नोट करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने ये सब। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पैरामीटर इसका। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, खाली वर्क पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी, ऐसे ही हम उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, पावर। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा पूरा तीनों पॉइंट किसमें सबमिट हो जाएगा, एक तीनों एक साथ आ जाएगा। क्लियर, अब हम इसमें पढ़ते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, किसी काम को करने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल, डायमेंशन क्या होगी इसकी, ml/t -2, क्वांटिटी कैसी होगी ये, स्केलर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या बताया था कि कुछ वर्क डन बताए थे आपको फोर्सेस के लिए, तो ऐसे हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन फॉर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो क्या रहेगा हमारे पास, माइनस डेल्टा यू। क्लियर, तो माइनस यू एफ माइनस यू आई, ये हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ, अब एफ फाइनल, आई इनिशियल। ठीक, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पॉइंट है आपका डिफाइन वाला। ठीक, इस तरह से ये कि डिफाइन वाला फॉर्मूले में आता है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। क्लियर, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दो तीन केस आते हैं कि अगर हम मोमेंटम बढ़ा दें या फिर मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी रिलेशन क्या है, इन केसेस को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के, तो ये रहा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। क्लियर, अब हम कुछ केसेस देखते हैं इसके कि अगर हम n टाइम्स मोमेंटम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरी पहला केस है इसके अंदर, फर्स्ट केस है कि अगर मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा, इफ momentum is increased by n times। ठीक, किसी बॉडी का मोमेंटम n टाइम्स बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू n स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्वेश्चन पूछता है। अब अगर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा वो n स्क्वायर -1 इंटू 100, सीधे सीधे।
आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसी सेकंड केस है कि अगर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पहले मोमेंटम बढ़ा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल इक्वल टू अंडर रूट एन p इनिशियल। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मोमेंटम। अब ऐसी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना बनेगा बताइए, अंडर रूट एन इंटू 100, ठीक है, अंडर रूट एन माइनस 1 इंटू 100 बन जाएगा। क्लियर है। वहां पे क्या था आपका एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, यहाँ था अंडर रूट एन माइनस 1 इंटू 100। तो ये कुछ केसेस हैं आपके। क्लियर। तो ये था हमारा एनर्जी का पार्ट। देन हम इसके बाद क्या देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमारी। ठीक है, तो आप तब तक इसको नोट करिए, फिर देखते हैं। क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बचेगा इस चैप्टर का, पावर। क्लियर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जितना वर्क डन होता है सारे फोर्सेस पे, वो कितना होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। इसमें सारे आपके कौन कौन से आ जाएंगे, कंजर्वेटिव भी आ जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाएगा। तो डेल्टा के ई यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि सारे फोर्सेस कौन कौन से, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बोथ। ठीक है, सारे फोर्सेस हमारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है एक टर्म पावर। अब पावर को हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम पावर का बेसिक देखते हैं। देखो तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, वर्क भी हो गया, एनर्जी भी हो गया और पावर भी हो गया। अब पावर वाले में हम क्या करते हैं कि जो पावर होता है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम हम कितने समय में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। ठीक, अब पावर एवरेज देखेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल वर्क डन dw अपॉन dt p एवरेज। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक फॉर्मूला बनाएंगे कि p इंस्टेंटेनियस के लिए कैसे बनेगा, वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट क्या होगा बताइए आप लोग, ds वेक्टर, ये होता है। क्लियर, अपॉन dt। अब ds अपॉन dt क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, dw अपॉन dt, पावर इंस्टेंटेनियस। पावर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो हमारे पास पावर और टाइम का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से बनता है, जहां पे हमारे पास क्या होगा, इसका स्लोप tan थीटा dw बाई dt, पावर और टाइम का ग्राफ बनेगा। अब हमारे पास कह दिया है कि जो वर्क डन होगा वो हमारे पास कैसे मिलेगा, पावर और टाइम के ग्राफ से। फॉर एग्जांपल मान लो इस टाइप का हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई ग्राफ है, ये पावर का, ये टाइम का। अब ये हमें वर्क डन दे रहा है। वर्क डन कैसे देगा, देखो इसमें से हम छोटे से एक पार्ट को ले लेंगे। ठीक, टाइम हो जाएगा हमारा t1 और t2। तो वर्क डन कितना निकलेगा, इंटीग्रेशन t1 और t2 p dt। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, पावर और टाइम का ग्राफ क्या हमें देगा, वर्क डन देगा। वो कैसे देगा, t1 से t2 तक पावर इंटू dt। क्लियर, इतना समझ में आया। तो ये चैप्टर था हमारे पास वर्क एनर्जी और पावर के रिलेटेड के बीच में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडीज, ये सब चीजें देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके लगाने हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियोस जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर अप होके जाएंगे यहाँ से। ठीक, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।